नमस्कार, जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पूजा और आपका स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम हेल्थ यंगिस्तान में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी हर बार कोशिश रहती है कि हम आप तक हर वो जानकारी पहुंचाते रहें जिससे आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी रहे। और ऐसे में अगर देखा जाए तो लोग जो हैं आजकल अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते। भाग दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर वो काम पर रह जाते हैं और ऐसे में उनके शरीर में कई बार बहुत सारी बीमारियां पनपती रहती है और इन्हीं में से एक बीमारी है ब्रेन ट्यूमर। अक्सर देखा गया है कि लोगों के सर में इसके लक्षण जरूर पता चलते हैं, लेकिन लोग जो है उस पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से ये बीमारी ऐसा रूप ले लेती है कि कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। इसीलिए आज हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करेंगे और इसमें बात करने के लिए इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कपिल जैन, जो कि सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी ई मैक्स हॉस्पिटल साकेत से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल। सर, जिस तरह से आज हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं और देखा गया है कि ब्रेन ट्यूमर के लक्षण लोगों को पता चलते हैं लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते, तो सर सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो यही है कि आखिर ब्रेन ट्यूमर होता क्या है? ब्रेन ट्यूमर, जब सर के अंदर ट्यूमर, जो भी ट्यूमर होता है, कभी भी कोई एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है तो वो बढ़ जाता है। तो यदि ये चीज़ ब्रेन में हो रही है और वो सेल्स अबनॉर्मल रूप से बढ़ती चली जाती हैं तो वो ब्रेन ट्यूमर का रूप ले लेती है। और ब्रेन ट्यूमर दो तरह का हो सकता है। नंबर वन, इट कैन बी प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, जो कि ब्रेन की सेल से ही डेवलप होता है और ब्रेन के अंदर ही होता है। दूसरा, सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर, जो कि बॉडी के किसी और हिस्से में जो ट्यूमर होता है वहाँ की सेल्स ब्लड के थ्रू आपके ब्रेन में आ जाती हैं और ब्रेन में रहती हैं और उसके बाद वो ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, तो वो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर होता है। सर, जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से दो टाइप के ब्रेन ट्यूमर होते हैं, शरीर में जो कहीं और ट्यूमर होता है वो फैलता फैलता आपके मस्तिष्क में चला जाता है। सर, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके लक्षण क्या होते हैं? क्या किसी तरह का दर्द होता है या लोग जो है इस पर ध्यान नहीं दे पाते? किस तरह के इसके लक्षण होते हैं? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता। नॉर्मल आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सर दर्द बहुत ही एक आम कारण है जो होता रहता है और लोग अपने आप कोई भी पेन किलर खा के अपना काम करते रहते हैं एंड दे आर बिजी इन देयर लाइफ। वो कहीं और जाते नहीं हैं, किसी डॉक्टर को दिखाते नहीं हैं, आसपास इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं और इसके हिसाब से ही दवाइयाँ खाते रहते हैं। लेकिन बाद में जब सर दर्द काफ़ी हो जाता है, बेहोशी की हालत हो जाती है, हाथ पैरों में कमज़ोरी आ जाती है या बहुत ट्यूमर बहुत बढ़ जाता है, उस स्टेज में जाके इमरजेंसी में हॉस्पिटल में आते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में जब इमरजेंसी में हॉस्पिटल में आते हैं लोग, लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल जो आप बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर की, तो जाहिर सी बात है कि शुरुआती लक्षण जब इसके देखे जाते होंगे तो लोगों के सर में दर्द होता होगा या किसी तरह का पेन जो होता होगा जिसको वो इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर सर देखा जाए तो ब्रेन ट्यूमर के अलावा और भी सर में दर्द होना, जैसे माइग्रेन हो गया, लोग उसे माइग्रेन समझ के उसकी दवाई ले लेते हैं या कोई और ऐसा पेन किलर ले लेते हैं जिसकी वजह से ये जो है उन्हें नहीं पता होता कि ब्रेन ट्यूमर है। तो ऐसे में लोग जो है इसके लक्षण किस तरह से पता कर पाए और अगर पता करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करें? देखिए, ऐसा है कि ब्रेन ट्यूमर में जो सिम्टम्स होते हैं वो 4-5 कारण हैं जिनकी वजह से ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स होते हैं। नंबर वन, ब्रेन एक बड़ा हिस्सा है सर के अंदर, जो है स्कल के अंदर ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ होते हैं और हर एरिया का अलग अलग फंक्शन होता है और डिपेंड करता है कि ट्यूमर किस जगह से पैदा हो रहा है और किस जगह पे ट्यूमर है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से ही कारण जो भी परेशानियां आती हैं पता चलती हैं उनके बारे में। यदि ब्रेन ट्यूमर किसी ऐसी जगह पे है जो एरिया ब्रेन का हाथ पैरों के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, तो कई बार लोगों को सिर्फ हाथ पैरों में कमज़ोरी आती है और उसकी वजह से अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाते हैं। कुछ एरियाज़ ब्रेन के ऐसे होते हैं जिनका एक्चुअली में कोई इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं है या फिर आज की तारीख में आज तक की साइंस के हिसाब से हमें पता नहीं है, तो वो छोटा सा ट्यूमर बढ़ता चला जाता है। वो जब इतना बढ़ जाता है कि वह नॉर्मल ब्रेन को अत्यधिक रूप से कंप्रेस करने लगता है तो हमें सर दर्द होने लगता है। नॉर्मल सर दर्द को आपको कैसे पहचानना है कि नॉर्मल सर दर्द है या ये सर दर्द ब्रेन ट्यूमर के कारण भी हो सकता है। यदि किसी को सर दर्द हो रहा है
और वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दवाइयाँ लेते हैं, कभी कभी पेन किलर लेते हैं, दर्द सही हो गया, उसके बाद दवाइयाँ बार बार रिपीटेड लेनी पड़ रही हैं। सर दर्द के साथ साथ उल्टियाँ हो रही हैं, उल्टी होने के बाद सर दर्द में आपके आराम हो जाता है, और कभी कभी सर दर्द के साथ आपको डबल दिखने लगता है, डबल विज़न हो जाता है, एक चीज़ों को दो दिखती हैं। तो ये एक कारण है। और कभी कभी सर दर्द की वजह से ये जो रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ब्रेन में जो प्रेशर बढ़ता है, उसका एक स्पेसिफिक साइन होता है कि यदि किसी को सर दर्द हो रहा है और अर्ली मॉर्निंग हेडेक हो रहा है, सुबह उठते हुए यदि रात में सोया हुआ है आदमी और सुबह 4-5 बजे उठ जाता है और उसे सर दर्द हो रहा है और सर दर्द की वजह से उसे उठना पड़ रहा है रात में, तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने चेकअप कराना चाहिए। सर दर्द के साथ साथ कई बार यदि ट्यूमर कोई आँख की नसें जहाँ से विज़न कंट्रोल होता है उस जगह पे हो रहा है, तो माइट भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को सर में दर्द ना हो, उसमें प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे आँखों की रोशनी का कम होना, बार बार चश्मे का नंबर बदल जाना, अचानक से बिहेवियर चेंज होना, सिम्टम्स जो आपकी जो नेचुरल डेली एक्टिविटीज़ हैं वो ना कर पाना, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपको सोचना चाहिए कि भाई कुछ मेरे साथ, मेरी बॉडी में फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं हो रही है, आई शुड गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर। कई बार ये ब्रेन ट्यूमर जो है नॉर्मल CSF पाथवे जो ब्रेन में होता है उसे भी ब्लॉकेज कर देता है, जिसकी वजह से प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग हेडेक होता है, सर दर्द बढ़ता चला जाता है और एक दिन अचानक से आदमी बेहोश हो जाता है, फिर इमरजेंसी में आता है, उसके बाद उनकी इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ता है। जी सर, आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स बताए जो कि शायद लोगों को नहीं पता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमें तनाव की वजह से दर्द हो रहा है, या जिस तरह से आपने बताया कि डबल दिखना शुरू हो जाता है, ये भी लोगों को लगता है कि शायद कल रात को ज़्यादा देर तक काम कर लिया इस वजह से हुआ। लेकिन सर अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करें, तो अगर देखा जाए तो हर बीमारी का एक एज फैक्टर होता है कि इस एज में जो है ये बीमारी जो है होती है। तो क्या ब्रेन ट्यूमर का भी कोई एज फैक्टर है, या किसी मतलब छोटे बच्चे को भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, या जिस तरह से ज़्यादा एज वाले जो हो गए, ओल्ड एज वाले लोग हो गए, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया? यदि किसी को नॉर्मली यदि कोई अंडर 20 ईयर ऑफ एज है या मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज है, जिसकी उम्र 20 साल से कम है या 50 साल से ज़्यादा है, उन लोगों को कोई भी इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, स्पेशली एल्डरली लोगों में कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है, उन्हें कोई भी सर में दर्द, अबनॉर्मल वीकनेस या फिट्स, मिर्गी के दौरे आना, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उनमें हमें स्पेशल ध्यान रखना होता है। और ब्रेन ट्यूमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि छोटे बच्चों में जब ये ट्यूमर होता है तो छोटे बच्चे का पता ही नहीं चलता है, वो अपने आप से कुछ बताते नहीं हैं। जब वो कहते हैं कि सर दर्द हो रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, तो अक्सर हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, लॉकडाउन हो गया था, अब इसे घर में पढ़ने की आदत हो गई है, तो वो घर में रहना चाहता है, स्कूल नहीं जाना चाहता, तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो बच्चों के यदि कोई बच्चा कभी कभी सर दर्द बता रहा है तो ठीक है, आप सोच सकते हैं सर दर्द कोई ऐसी बात नहीं है। तो यदि कोई बच्चा सर दर्द बता रहा है तो उसका नंबर 1 आपको विज़न चेक कराना चाहिए, विज़न देखना चाहिए, क्लास टीचर को भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि बच्चा ऐसा तो नहीं है पहले वो क्लास में पीछे बैठता था लेकिन अब वो देखने में दिक्कत हो रही है और आगे ब्लैक बोर्ड के पास या कंप्यूटर स्मार्ट स्क्रीन के पास आगे आके बैठ रहा है बिकॉज वो देख नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सर दर्द यदि बच्चा बार बार लगातार बता रहा है तो उस चीज़ को, उस फैक्ट को इग्नोर नहीं किया जाए। उस बच्चे को एक बार किसी पीडियाट्रिशियन को दिखा लें, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं या फिर किसी न्यूरोसर्जन को दिखा सकते हैं। आज की तारीख में ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए MRI ब्रेन एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो आपकी रेडिएशन भी नहीं होता है उसमें, एंड इट इज़ ईजिली अवेलेबल और आप कहीं पे भी इनफैक्ट विदाउट एनी कंसल्टेशन आप जाके करा सकते हैं। और आसपास ज़रूरी नहीं है आप उसे डायग्नोज करने के लिए किसी न्यूरोसर्जन के पास ही जाएं, उनका अपॉइंटमेंट लें। आसपास के जो भी पीडियाट्रिशियन है या कोई भी बच्चों के डॉक्टर है या फिर कोई जनरल फिजिशियन है उनके पास जाएंगे तो आज की तारीख में वो भी यदि MRI लिख देते हैं तो आपका MRI हो जाता है, तो एटलीस्ट आपका ये शक दूर हो जाता है कि आपके बच्चे को ब्रेन ट्यूमर नहीं है। जी
बिल्कुल सर। और ऐसे में आपने बताया कि सर किस तरह से बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर देते नहीं हैं, उन्हें लगता है बच्चा ऐसे ही बोल रहा है पढ़ने की वजह से, इस तरह के ये बोल रहा है कि सर दर्द हो रहा है। लेकिन सर एक सवाल, जिस तरह से आपने बताया कि MRI कराना चाहिए, और अगर ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो लोगों के दिमाग में यही आता है कि अगर ब्रेन ट्यूमर है तो सर्जरी होगी। तो क्या ब्रेन ट्यूमर जो है वो दवा से भी, अगर शुरुआती लक्षण इसके पता चल जाए, शुरुआत में ही पता चल जाए कि हम ब्रेन ट्यूमर जो है हमारे शरीर में पनप रहा है, तो ऐसे में क्या हम शुरुआती लक्षण के वक्त हम किसी दवाई से भी इसे ठीक कर सकते हैं, या इसकी सर्जरी ही करवानी होती है? देखिए, डिपेंड करता है कि ट्यूमर, नंबर 1, ट्यूमर कितना बड़ा है, कब डायग्नोस हुआ है, और किस वजह से परेशानी आदमी को उस ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो रही है। ट्यूमर जब प्रेशर सिम्टम्स कॉज करता है, यदि ट्यूमर बहुत बड़ा है, दिमाग में प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उस केसेस में आपको ऑपरेशन करना पड़ता है, उसके अलावा रास्ता नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको ऑपरेशन करना पड़ता है, बट स्टिल कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जिनमें यदि आपको कुछ ब्लड टेस्ट करा लें, और ब्लड टेस्ट के बाद आपके कुछ लेवल्स, यदि हार्मोन लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो उसमें दवाइयों से भी इलाज होता है। यदि कुछ लोग एल्डरली हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, और जो अनफिट फॉर सर्जरी हैं, तो उन केसेस में कई बार आप डायरेक्ट सर्जिकली ट्रीटमेंट ना करके कुछ दवाइयों से और रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से भी इलाज संभव है। स्पेशली यदि किसी को पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर में पहले तो हमेशा सर्जरी की जाती थी, बट आज की तारीख में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोग समझ गए हैं, टेस्ट से पता चल गया है, यदि किसी पेशेंट का प्रोलैक्टिन लेवल रेज्ड है, तो उन केसेस में आप सिर्फ एक हफ्ते में 1 या 2 बार एक गोली लेनी होती है, उसी से इलाज संभव है। उसके लिए ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और नॉर्मली जब आप ऑपरेशन करते हो तो क्रेनियोटमी की जाती है ब्रेन ट्यूमर में, बट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। यदि ट्यूमर डीप सीटेड है तो कई बार ओनली ए सिंपल सर्जरी, आप एक छोटा सा होल करके स्टोटैक्टिक बायोप्सी कर सकते हैं, जिससे ट्यूमर का पता चल जाता है। और वो ट्यूमर कई बार रेडियो एंड कीमो सेंसिटिव होते हैं, जिनका सिर्फ रेडिएशन देके या दवाइयों से देके इलाज किया जाता है। जी सर, वो संभव है। जी बिल्कुल सर। लेकिन जिन पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कब उनको सर्जरी के लिए कहा जाता है, कि मतलब अगर शुरुआती लक्षण के बाद अगर वो फैल चुका है ट्यूमर और या फिर बड़ा हो गया, तो कब उनको कहा जाता है कि अब आपको सर्जरी की ज़रूरत है? नॉर्मली यदि ब्रेन ट्यूमर है किसी को, और यदि ये प्राइमरी टाइप का ब्रेन ट्यूमर है, तो पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ये वास्तव में ट्यूमर ही है, या कोई ऐसा तो नहीं है कोई ट्यूबरकुलोसिस है, या कोई और किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है। यदि आपको डाउट हो रहा है टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कोई और इन्फेक्शन हो सकता है, तो उन केसेस में आप कुछ समय तक टीबी की दवाइयाँ दे के भी देख सकते हैं। लेकिन यदि प्रेशर बढ़ा हुआ है, आदमी में बेहोशी आ रही है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, हाथ पैरों में कमज़ोरी है, तो उन कंडीशन में प्राइमरली सर्जरी ही की जाती है। बिल्कुल। और ऐसे में सर, जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से कब जो है सर्जरी की जाती है, तो अगर हम देखें तो कितनी टाइप की सर्जरी होती है जिनकी ब्रेन ट्यूमर सर्जरी होती है? तो ब्रेन ट्यूमर में नॉर्मली डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे ट्यूमर है। जिस लोकेशन पे ट्यूमर है उसके हिसाब से कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ सर्जरी इज़ वेरी सेफ, देयर इज़ नो इशू विद द सर्जरी। तो आज की तारीख में नॉर्मली एक पहले लोगों में बड़ी भ्रांति है कि जब स्कल खोल के ऑपरेट करते हैं या ब्रेन सर्जरी होती है तो पूरा स्कल उठा के अलग साइड में रख दिया जाता है। ऐसा नहीं है। आज के टाइम में न्यूरो नेविगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसे इमेज गाइडेंस भी बोलते हैं। उसमें आप अराउंड 2 इंटू 2 सेंटीमीटर या 3 इंटू 3 सेंटीमीटर एक छोटी सी विंडो स्कल में बनाते हैं। उसके बाद जिस जगह पे से लोकेशन देके जहाँ मिनिमम ब्रेन को डैमेज हो, उस एरिया से जाके ब्रेन की सर्जरी की जा सकती है। दूसरी एक सर्जरी होती है, यदि ये किसी को प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये चीज़ है। यदि किसी को डीप सीटेड ट्यूमर है और ट्यूमर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसमें एक सिंपल एक छोटा सा होल 20 mm का होल कर देते हैं, उसी से एक नीडल डालते हैं, उससे बायोप्सी ले लेते हैं, और बायोप्सी के हिसाब से फर्दर आगे डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट, यदि इन्फेक्शन टीबी निकलता है तो टीबी की दवाइयाँ चलती हैं, और यदि किसी को कैंसर वाली चीज़ आती है तो उसे रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी दी जाती है।
जी सर। और सर लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि उनका स्कैल्प उठा के अलग रख के फिर ऑपरेशन किया जाता है, तो ऐसे में ये भी अक्सर एक भ्रांति है कि लोगों को लगता है कि एक बार अगर हमने ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी करा ली तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब हमें ये हमारी जो जिस तरह से हमें दर्द जो है दोबारा उठ सकता है, या हमारी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, या हमारे शरीर में कमज़ोरी आ सकती है, ये सब लोगों के दिमाग में मिथ होता है। तो क्या ऐसा होता है कि ऑपरेशन के बाद ये सब चीज़ें साइड इफ़ेक्ट होते हैं? डिपेंड करता है कि यदि पेशेंट कोई ब्रेन ट्यूमर का है और वो ट्यूमर जिस लोकेशन पे है उसके हिसाब से, यदि मोटर एरिया के पास है जो हाथ पैर का कंट्रोल होता है करता है, उन केसेस में आप ऑपरेशन करते हैं तो रिस्क होता है हाथ पैर में कमजोरी आने का। यदि दाएं तरफ के ब्रेन की सर्जरी कर रहे हो तो बाएं तरफ हाथ पैर में कमजोरी आने का रिस्क रहता है, बाईं तरफ ऑपरेशन करते हो तो दाएं हाथ पैर में कमजोरी आने का रिस्क रहता है। और बाएं तरफ का ब्रेन नॉर्मली लैंग्वेज कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से लैंग्वेज में दिक्कत आ सकती है। बट यदि ट्यूमर उन जगहों से दूर है तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर के बाद हमेशा दोबारा सर्जरी करानी ही पड़ती है। इट डिपेंड्स कि वो ट्यूमर किस तरह का है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ट्यूमर प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। तो डेफिनेटली सेकेंडरी ट्यूमर ब्रेन के दूसरी जगह के कैंसर से आपके पास आ रहा है, ब्रेन के अंदर आ रहा है, तो दैट विल बी मैलिग्नेंट। ऐसी केसेस में देखा जाता है कि वो प्राइमरी जो ट्यूमर ब्रेन के शरीर के दूसरे हिस्से में है उसका कंट्रोल कैसा है, उसका कंट्रोल अच्छा है बुरा है, और ब्रेन में जो है वो एक जगह है, दो जगह है, तीन जगह है, कितनी जगह है, डिपेंडिंग ऑन दैट फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। कि यदि बहुत ज़्यादा जगह है और आपकी ब्रेन में जो प्राइमरी साइट है बॉडी की वहाँ पे भी कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी केसेस में आप सर्जरी नहीं करते हो। ऐसे केसेस में आप डायरेक्ट रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देते हो। यदि प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है तो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर एक तरह से प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकते हैं या बिनाइन ट्यूमर भी हो सकते हैं। इनफैक्ट बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं जब आप एक बार निकल जाते हैं और बायोप्सी में नॉर्मल आते हैं, बायोप्सी में बिनाइन आते हैं, नॉन कैंसरस आते हैं, तो वन पर्सन कैन लिव ए नॉर्मल हेल्दी लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। बट यदि कोई ट्यूमर मैलिग्नेंट आता है तो उस केसेस में बाद में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी जाती है। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का मकसद ये होता है कि इन ब्रेन यू कैन नॉट रिमूव एट योर विल, कि आप एक बहुत बड़े ब्रेन के हिस्से को निकाल दो, तो आप ट्यूमर के अंदर जाते हो, ट्यूमर को जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना निकाल देते हो, नॉर्मल ब्रेन को बचाने की कोशिश करते हो ताकि मरीज को हाथ पैरों में कमजोरी कुछ ना आए, बोलने में कोई दिक्कत ना आए, या उस तरह की मेमोरी लॉस में कोई दिक्कत नहीं आए। ऐसे में यदि ट्यूमर आपका बच जाता है, थोड़ा बहुत ट्यूमर रह जाता है क्योंकि वो मोटर एरिया के पास है, तो उन केसेस में जो सेल्स बच जाती हैं उन सेल्स को रेडियोथेरेपी द्वारा मार दिया जाता है, डेड कर दिया जाता है, कि वो फर्दर दोबारा ग्रो करके उनका साइज़ ना बढ़े और सिम्टम्स ना बढ़े। जी सर। और अगर एक सवाल ये भी उठता है कि जब लोग ऑपरेशन कराते हैं, किसी भी बीमारी का ऑपरेशन कराते हैं, तो लोगों के दिमाग में होता है कि किस तरह के उन्हें परहेज़ करने चाहिए। क्या किसी खान पान में कोई परहेज़ करना चाहिए, ट्रैवलिंग में परहेज़ करना चाहिए, भारी चीज़ें ना उठानी चाहिए, तमाम चीज़ें लोगों के मन में होती है। तो क्या ब्रेन ट्यूमर की भी सर्जरी कराने के बाद किसी तरह का परहेज़ जो है पेशेंट को करना पड़ता है? ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद ऐसा कोई परहेज़ की तो बात नहीं उठती है, लेकिन यदि किसी को ब्रेन ट्यूमर है और वो आपका पेशेंट को ऐसे केसेस में ब्रेन की सूजन कम करने के लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं, तो यदि कोई डायबिटिक है तो उसे शुगर का कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ता है, तो मीठे का परहेज करना पड़ता है। प्राइमरी पर से ब्रेन ट्यूमर के लिए कोई ऐसा परहेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर अगर और देखा जाए तो किसी भी बीमारी की जब हम सर्जरी कराते हैं, लोगों के मन में ये सवाल आता है कि कितना खर्चा आएगा अगर हम ये ऑपरेशन कराते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर में अगर देखा जाए तो लगभग कितना खर्चा एक पेशेंट को आता है? लगभग ब्रेन ट्यूमर में डिपेंड्स करता है पेशेंट किस कंडीशन में आया है। यदि पेशेंट होश में आया है और कोई दिक्कत नहीं है, सर्जरी सब बढ़िया होती है और कोई परेशानी नहीं आती है, नॉर्मली अमूमन एक आदमी आता है, पहले दिन भर्ती होता है, सारे टेस्ट वगैरह कर दिए जाते हैं, अगले दिन ऑपरेशन कर दिया जाता है और वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर सर्जरी द पर्सन कैन वॉक। ठीक है, 4th या 5th डे हम सर्जरी से आफ्टर सर्जरी डिस्चार्ज कर दिया जाता है पेशेंट को। तो ऐसे में अमूमन लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा आता है जी। और यदि इसमें कोई स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं, जैसे नेविगेशन करना होता है, तो उसकी कुछ एडिशनल कॉस्ट पड़ती है, 20-25 हज़ार रुपये
के अराउंड उसकी एडिशनल कॉस्ट पड़ती है, और उसके अलावा कुछ एक स्पेशल नेविगेशन पर्पज़ के लिए एक MRI भी किया जाता है। तो ये अमूमन लगभग 4 लाख रुपए के लगभग का खर्चा नॉर्मल ब्रेन ट्यूमर सर्जरी में आता है। सर एक ये भी सवाल है कि मैंने कहीं सुना था कि अगर ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हैं तो ऐसे में आपको मिर्गी भी आती है, तो क्या ये भी एक लक्षण है ब्रेन ट्यूमर का? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से आदमी के छाती में इन्फेक्शन होता है या कोई दिक्कत आती है तो उसे खांसी उठती है, इसी तरह ब्रेन में यदि कोई अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है या अबनॉर्मल सेल्स आ रही हैं या ट्यूमर डेवलप कर रहा है तो ब्रेन की नॉर्मल सेल्स को वो इरिटेट करता है। उस इरिटेशन के कारण अबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ द बॉडी हो सकते हैं, हाथ पैरों को मूवमेंट हो सकता है, पुतलियाँ ऊपर चढ़ सकती हैं, चेहरे का तिरछापन हो सकता है। तो ब्रेन एपिलेप्सी एक मेन रीज़न है, एपिलेप्सी का एक मेन रीज़न है ब्रेन ट्यूमर से भी एपिलेप्सी होती है। और जो पेशेंट एपिलेप्सी वाले होते हैं उन ट्यूमर में, उनके दौरे की दवाई दी जाती है और ऑपरेशन के बाद भी दौरे की दवाई कंटिन्यू की जाती है। और ऐसे पेशेंट को बाद में इवन आफ्टर ऑपरेशन मेडिसिन कंटिन्यू करने के साथ साथ उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि उन्हें हाइट पे नहीं जाना चाहिए, उन्हें स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, उन्हें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि आपको नॉर्मली यदि किसी को फिट्स आते हैं या दौरे आते हैं तो नॉर्मली ट्यूमर जो दौरे जो हैं आपके 15-20 सेकंड में रुक जाते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। यदि वो कोई आदमी ड्राइव कर रहा है और उस टाइम यदि किसी को फिट्स आ गए तो वो ब्रेन फिट्स से तो बाहर आ जाएगा, लेकिन उसकी वजह से यदि एक्सीडेंट हो गया तो वो सारी चोट लगने के बाद जो चोट के कारण दिक्कतें हैं वो सारी चीज़ें आएंगी। जी सर जब हम अभी यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर की बात कर ही रहे हैं तो एक सवाल ये भी था, एक जो न्यूज़ आई थी, हमने भी सुना था ये न्यूज़ कि एम्स में एक बार ब्रेन ट्यूमर का जब ऑपरेशन चल रहा था तो एक लड़की ही जब उसका ऑपरेशन चल रहा था तो वो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। सर ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर कोई आप ऑपरेशन कराते हैं तो लोगों के मन में पेन को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, तो क्या ब्रेन ट्यूमर में किसी तरह का पेन नहीं होता? नहीं, ब्रेन ट्यूमर सर्जरी में डेफिनेटली यदि आप स्किन को छोटा सा कट किसी को स्किन पे भी लगे तो डेफिनेटली दर्द तो होता ही है, लेकिन उसके लिए कैपेबल न्यूरोएनेस्थेटिस्ट होते हैं जो इनिशियली स्टेजेस में जो सर्जरी की आप बात कर रहे हैं कि आप एम्स में सर्जरी हुई थी और बच्ची जो पेशेंट का हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, तो इसे हम अवेक क्रेनियोटमी कहते हैं। उस क्रेनियोटमी में पेशेंट अवेक रहता है और बोल सकता है, बात कर सकता है। तो उसमें क्या होता है कि जो ऐसे ट्यूमर जो मोटर एरिया के पास हैं या लैंग्वेज एरिया के पास हैं, तो उन ट्यूमर्स को करने के लिए आप पहले पेशेंट को पूरा बेहोश कर देते हो, पूरा स्कल की पोर्शन निकाल देते हो, उसके बाद ड्यूरा खोल देते हो। ब्रेन पर से इज़ इनसेंसिटिव टू पेन। यदि ब्रेन को आप टच करते हो या ब्रेन में कट करते हो तो उसमें पेन नहीं होता, लेकिन ब्रेन के ऊपर जो झिल्ली होती है, ड्यूरा मैटर, स्कल हो गया, स्कल बोन हो गया या स्किन हो गई, वो दे आर पेन सेंसिटिव। तो एक बार वो निकालने के बाद, हटाने के बाद जब आप ब्रेन में करते हो तब पेशेंट की बेहोशी की दवाइयाँ कम कर दी जाती हैं। और उसमें जो जब आप काम कर रहे होते हो तो बेसिकली जो हुआ है ऑपरेशन, दैट ट्यूमर मस्ट बी नियर द लैंग्वेज एरिया, तो मोटर लैंग्वेज एरिया। तो उसमें यदि पेशेंट बोल रहा है तो बोलते बोलते आप करते हो, यदि उसे आप टच कर रहे हो या उस जगह करते हो और बोलने में दिक्कत आती है तो आप उस जगह रुक जाते हो। यू लाइक टू लीव द ट्यूमर देयर, बिकॉज यदि किसी की ऑपरेशन के बाद लैंग्वेज ही चली जाए तो आप कभी ये नहीं चाहोगे कि ट्यूमर पूरा निकल गया है लेकिन पेशेंट अब बोल नहीं पा रहा है। तो ये पेशेंट को इस तरह की दिक्कतें ना हो, उसके लिए ये सर्जरी की जाती है। जी सर, एक आखिरी मैसेज जो हमें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए। मैं आप सब लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यदि किसी को सर दर्द होता है, लगातार होता है, बार बार होता है, उसके साथ उल्टियाँ हो रही हैं, चक्कर वगैरह आ रहे हैं, हाथ पैरों में कमजोरी आ रही है, डबल दिख रहा है, तो प्लीज़ अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए, एक बार किसी को जाके दिखा लीजिए। उससे आपका एटलीस्ट ये पता चल जाएगा, कोई चीज़ यदि ब्रेन में है तो उसके बारे में पता चल जाएगा। उस जल्दी यदि किसी चीज़ का पता चलता है तो उसका इलाज जो है अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से आप कर सकते हैं। और जब ट्यूमर छोटा होता है तो सर्जन के लिए भी आसानी होती है, सर्जरी भी सक्सेसफुल ज़्यादा होती है और पेशेंट को भी प्रॉब्लम कम होती है।
बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े आदिनाथ टीवी के साथ। धन्यवाद। जय जी। तो बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह से आपको डॉक्टर कपिल जैन ने बताया कि किस तरह से अगर आपको शुरुआती लक्षण पता चल जाते हैं तो आप उसे इग्नोर बिल्कुल मत करिए, बल्कि आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और बीमारी का पता लगाइए। तो दर्शकों, इस बार हमने ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात की, उसके लक्षण, ट्रीटमेंट के बारे में जाना। अगले एपिसोड में हम फिर नई बीमारी के बारे में जानेंगे जो आपके शरीर में पनप रही हो सकती है, और ऐसे में हम उसके लक्षण और ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। आप तब तक के लिए देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।